आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ परिवार की उत्पत्ति। प्यारे बच्चों, अभी तक हम परिवार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी सामान्य एवं विशिष्ट विशेषताओं और साथ ही साथ परिवार के प्रकारों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम परिवार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने किन विचारों को प्रकट किया, उनसे संबंधित क्या सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत करे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार की उत्पत्ति। मनुष्य में भूत एवं भविष्य को जानने की सदैव लालसा रही है। उसने कई वस्तुओं की उत्पत्ति खोजी है और कई के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया है। ऐसी संस्थाएं जिनकी उत्पत्ति किसी एक समय व स्थान पर नहीं हुई हो, जिनके पीछे एक लंबा इतिहास हो, उसके भूत एवं उत्पत्ति के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैकाइवर लिखते हैं कि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं। मैकाइवर के इस कथन से स्पष्ट होता है कि भूतकालीन घटनाओं की उत्पत्ति ढूंढना एक दुरूह कार्य है, परंतु मानव ने हर दुरूह कार्य को हल करने का प्रयत्न किया है। अनेक मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने परिवार की उत्पत्ति को समझने के लिए अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। अपन इन सिद्धांतों पर अब चर्चा करेंगे। तो परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो तथा अरस्तु प्रमुख हैं। इन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन एवं यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में पुरुष की प्रधानता थी। 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था, परंतु पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हेनरी मैन का मत है कि पितृसत्तात्मक परिवारों का जन्म बाद में हुआ। जब आर्थिक दशाओं व स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो परिवार पितृसत्तात्मक से मातृसत्तात्मक में परिवर्तित हुए। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर हुए शोध कार्य उक्त प्रयुक्त सिद्धांत की पुष्टि नहीं करते हैं। इस सिद्धांत में एक क्षेत्र विशेष के लिए सही कहा जा सकता है, परंतु इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत तथा विश्व के अन्य भागों में कई ऐसी जनजातियां हैं जो आदिम काल से ही मातृसत्तात्मक रही हैं और वे कभी भी पितृसत्तात्मक नहीं थी। अब हम परिवार की उत्पत्ति के दूसरे सिद्धांत यौन साम्यवाद के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर व विफ्राल्ट आदि प्रमुख हैं। इन सभी लोगों की मान्यता है कि समाज के प्रारंभिक स्तर में विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी, वरन जैसा कि हम पशुओं में देखते हैं कि कोई भी पशु अपनी जाति के किसी भी पशु के साथ यौन संपर्क स्थापित कर सकता है, उसी प्रकार की अवस्था मनुष्यों में भी थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस अवस्था को उन्होंने यौन संवाद या कामचार की अवस्था कहा। विवाह एवं परिवार जैसी संस्थाओं का विकास तो बाद के युगों में हुआ था। अपने मत की पुष्टि के लिए इन विद्वानों ने त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, पत्नी उधारी, वर्गात्मक स्वजन शब्दावली, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया है। मॉर्गन का मत है कि आदिम समाजों में सिब ही एकमात्र समूह होता था जिसमें यौन स्वच्छंदता प्रचलित थी, इसलिए पितृत्व का निर्धारण करना भी कठिन कार्य था। इस कारण आदिम समाजों में पिता महत्वहीन था और मात्र शिव ही प्रारंभिक समूह थे। मॉर्गन ने कई जनजातियों में उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। कुछ जनजातियों में पत्नी की अदला बदली व पत्नी उधारी की प्रथा, तो कुछ में मेहमान आने पर मेजबान उसे रात्रि को अपनी पत्नी भेंट करता है। भारत में भी कई जनजातियों के युवा गृह बने हुए हैं जिनमें गांव के सभी कुंवारे लड़के व लड़कियां साथ साथ रात्रि व्यतीत करते हैं। मुड़िया गोंड लोग इसे गोटोल कहते हैं। इनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार साथी चुन लेते हैं और ये साथी बदलते भी रहते हैं। उरांव जनजाति में प्रत्येक कुंवारे लड़के की प्रेमिका होती है जिसे पिल्लो कहते हैं। मध्य भारत की कई जनजातियों में विवाह से पूर्व लड़के लड़कियों को यौन संबंध स्थापित करने की छूट रहती है, परंतु लड़की गर्भवती नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर माता पिता के लिए लज्जास्पद बात होती है। कोनियाक नागाओं में विवाह के बाद भी स्त्री दूसरे पुरुषों से यौन संबंध रख सकती है और वह तब तक पति गृह में नहीं जाती जब तक कि उससे कोई संतान नहीं हो जाती। देहरादून के खस लोगों में नैतिकता का दोहरा मापदंड पाया जाता है, अर्थात बहू के रूप में एक स्त्री को ससुराल में यौन संबंध कठोर नियमों का पालन करना होता है, लेकिन वही स्त्री अपने पिता के यहाँ बेटी के रूप में होती है तो उसे यौन व्यवहार की स्वतंत्रता होती है। हो जनजाति में माघी पर्व पर और उराव में खदी पर्व पर स्त्री व पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की छूट होती है। मार्गन ने यौन साम्यवाद की पुष्टि के लिए
वर्गात्मक स्वजन शब्दावली का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि कई जनजातियों में एक आयु के अनेक लोगों को एक ही संबंध संज्ञा द्वारा संबोधित किया जाता है। जैसे पिता, चाचा, ताऊ आदि को एक ही नाम से पुकारा जाता है, उसी प्रकार से माँ, चाची, ताई एवं मौसी को भी एक ही नाम से पुकारा जाता है। पिता के पिता को पितामह, माता के पिता को नाना, मामा के भाई को मामा, पत्नी के पिता को ससुर, माता के पुत्र, साले के लड़के आदि को एक ही संबंध संज्ञा से संबोधित करते हैं। इस आधार पर मॉर्गन कहते हैं कि यह इस बात का सूचक है कि प्रारंभ में समूह विवाह रहे होंगे और एक समूह के लोगों को दूसरे समूह के लोग एक ही शब्द संज्ञा से पुकारते थे। ऑस्ट्रेलिया व ट्रोवियान द्वीप समूह की जनजातियों में संतानों को अपने पिता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अतः पिता की पीढ़ी के सभी लोगों को पिता शब्द से पुकारा जाता है। इस सिद्धांत की कई सिद्धांतकारों ने आलोचना भी की है। यह मानव शास्त्रीय प्रमाणों एवं ऐतिहासिक सत्य पर आधारित नहीं है तथा तर्कसंगत भी प्रतीत नहीं होता है। कई पशुओं में भी हमें जोड़े देखने को मिलते हैं और उनमें यौन संवाद नहीं है, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिए यौन संवाद की चर्चा करना उचित नहीं है। त्योहारों, उत्सवों आदि पर यौन स्वतंत्रता विशेष अवसरों पर होने के कारण दी जाती है। यह सामान्य स्वतंत्रता नहीं है। अतिथियों को पत्नी भेंट करने की प्रथा भी शिष्टाचार की सूचक है। ब्राजील की काइगन, साइबेरिया की चकची, ऑस्ट्रेलिया की डेयरी जनजातियों में समूह विवाह की प्रथा प्रचलित है। भारत में हिमालय की जनजातियों में भी समूह विवाह पाए जाते रहे हैं, परंतु यौन संवाद का इन सभी में अभाव देखने को मिलता है। अब हम अगले सिद्धांत की चर्चा करेंगे, एक विवाह का सिद्धांत। मानव विवाह का इतिहास हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक में वेस्टरमार्क ने अपने एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे यौन संवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इस मत को स्वीकार नहीं करते कि कभी ऐसी भी अवस्था रही होगी जब स्त्री पुरुष में यौन संबंध स्थापित करने की निर्बाध स्वतंत्रता थी। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना से हुआ है। डार्विन के इस मत का वेस्टरमार्क ने समर्थन किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है। वह स्त्री पर संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहता है। अपनी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल भी हुआ है। इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो एक विवाह की प्रथा बन गई। वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य में ही नहीं परंतु कई प्रकार की चिड़िया, छोटी पूंछ वाले बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि में भी एक विवाह की प्रथा है। मादा चिड़िया जब अंडे को सेती है तो नर चिड़ा उसे भोजन लाकर देता है। स्तनधारी प्राणियों में तो माँ पर बच्चे की निर्भरता और भी अधिक है, क्योंकि वह लंबे समय तक स्तनपान करता है। उसका शैशव काल लंबा होता है, तब उन्हें माता पिता द्वारा ही भरण पोषण एवं रक्षण प्राप्त होता है। स्त्री को भी गर्भावस्था में गर्भकाल लंबा होने और असहाय होने के कारण पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के पूंछ रहित बंदरों को लेकर मनुष्य तक में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है कि मादा के गर्भवती होने पर पुरुष उसके लिए घर बनाता है, भोजन लाता है और जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार की आशा कामाचार की स्थिति में नहीं की जा सकती। अतः यौन संवाद की कल्पना अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है। वेस्टरमार्क के इस सिद्धांत की पुष्टि जुकरमैन तथा मेलिनोवस्की ने भी की है। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी में इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह परिवार एक विवाही परिवार ही हैं। अन्य विवाह प्रथाएं जैसे बहुविवाह आदि तो रोग के रूप में समाज में यदा कदा रही हैं। मेलिनोवस्की लिखते हैं कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। वेस्टरमार्क का सिद्धांत भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी स्थानों पर परिवार की उत्पत्ति एक विवाह के कारण नहीं हुई है। अब हम चर्चा करेंगे मातृसत्तात्मक सिद्धांत की। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दी मदर्स नामक पुस्तक में विफ्राल्ट ने किया था। विफ्राल्ट वेस्टरमार्क के सिद्धांत को उपयुक्त नहीं मानते, अतः उन्होंने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे यह स्वीकार नहीं करते कि आदिवासी पुरुषों में ईर्ष्या की भावना व एकाधिकार की प्रवृत्ति ने ही एक विवाह की प्रथा को जन्म दिया है। कई आदिवासियों में तो समूह विवाह का प्रचलन है। यदि उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती तो यह संभव ही नहीं हो पाता कि समूह की स्त्रियों का सभी पुरुष उपभोग करें। विफ्राल्ट ने मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय परिवारों का उदाहरण देकर यह बताया है कि आरंभ में यौन संबंध बहुत ही अधिक निश्चित नहीं थे, अतः स्त्री व पुरुष की तुलना में माता व पुत्र के संबंध ही घनिष्ठ थे। पुरुष तो शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था, कभी कभी तो स्थान के ज्ञान के अभाव में लौटकर भी नहीं आ पाता था। ऐसी स्थिति में संतान के पालन पोषण का भार माता पर ही था, अतः परिवार में माता का अधिकार व महत्व बढ़ता गया। माता व संतान की निरंतर बनी रहने वाली आर्थिक व सामाजिक आवश्यकता ने ही परिवार को जन्म दिया।
स्त्री ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हुए पुरुष पर विजय प्राप्त की और पुरुष अपने यौन संबंधों स्वार्थों के कारण परिवार का हिस्सेदार बन गया। स्त्री ने ही पुरुष को अपने प्रेम बंधन में बांधकर उसका हाथ पकड़कर उसे परिवार में बसाया और वह परिवार मातृसत्तात्मक ही था। विफ्राल्ट का मत है कि मानव परिवार तो क्या पशु परिवार का भी आदि रूप मातृसत्तात्मक ही था। आज भी मातृसत्तात्मक परिवारों में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं तो पुरुषों से ऊंचा भी है, लेकिन कृषि के विकास ने आर्थिक क्षमता पुरुषों को सौंप दी, जिसके फलस्वरूप पितृसत्तात्मक परिवारों का विकास हुआ। बेकोफन तथा टायलर भी विफ्राल्ट के इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बेकोफन का मत है कि शिकारी अवस्था में पुरुष शिकार की खोज में जब दूर चला जाता था तो उस समय बच्चे के भरण पोषण एवं रक्षा का भार माता पर आ जाता था। यही कारण है कि परिवार में मां का स्थान महत्वपूर्ण था। टायलर का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक था और फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आए। विकास काल के दौरान माता की पारिवारिक भूमिका महत्वपूर्ण रही, परंतु इस आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल मात्र माता ही परिवार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी रही है। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भी परिवार के भिन्न रूपों को जन्म दिया है। अतः यह कहना कि सभी स्थानों पर मातृसत्तात्मक परिवार ही प्रारंभिक स्वरूप में थे उचित प्रतीत नहीं होता। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे उद्विकासीय सिद्धांत की। उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक बेकोफन थे। मॉर्गन ने भी इस सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की है। सबसे पहले हम बेकोफन के विचारों पर चर्चा करते हैं। बेकोफन ने परिवार के उद्विकास के क्रम को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। प्रथम अवस्था में मानव का पारिवारिक जीवन अनिश्चित एवं शिथिल था। इस समय कामाचार की स्थिति थी। पति पत्नी के संबंध दृढ़ नहीं थे। माता व पुत्र के संबंधों में स्थिरता एवं निश्चितता थी। वे अपने पिता से अनभिज्ञ थे, अतः समूह के सभी पुरुषों से संरक्षण की अपेक्षा की जाती थी। यह परिवार का आदिकालीन स्वरूप था। अब दूसरे उद्विकास के दूसरे चरण में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हुआ और परिवार का स्वरूप बदला। इस समय मानव भरण पोषण के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन कठोर, श्रमयुक्त और संघर्षपूर्ण था। ऐसी स्थिति में पुरुष की तुलना में स्त्री और भी अधिक कमजोर थी, अतः बालिका वध की प्रथा प्रचलित थी। समाज में इससे स्त्रियों की कमी हुई एवं पुरुषों की अधिकता, जिसने बहुपति प्रथा को जन्म दिया। जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण स्त्री अपने भरण पोषण के लिए कई पुरुषों पर आश्रित रहने लगी। इससे ही बहुपति विवाह परिवार को बल मिला। तीसरी अवस्था, जब मनुष्य ने कृषि अवस्था में पदार्पण किया और जीवन यापन के साधनों की वृद्धि हुई तो बालिका वध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और इसके साथ बहुपति प्रथा भी समाप्त हुई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की संख्या बढ़ी। कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। इस शक्ति को जुटाने के लिए एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करने लगा। भोजन, वस्त्र व मकान की सुविधा मात्र से ही पुरुष को सस्ता श्रम पत्नियों के रूप में सुगमता से प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे अधिक स्त्रियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य का प्रतीक बन गया। कृषि ने खाद्य पदार्थों की वृद्धि में भी योग दिया, अतः एकाधिक पत्नियां रखना संभव हो पाया। इस प्रकार बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसने बहुपत्नी विवाह परिवारों को जन्म दिया। चौथे चरण में सभ्यता के उदय एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ विवाह एवं परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों ने पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। सामाजिक न्याय व नैतिक विचारों ने एक विवाही परिवारों की पुष्टि की और उसके परिणाम स्वरूप एक विवाही परिवार अस्तित्व में आए, जो सर्वाधिक रूप से प्रचलित हैं। उद्विकासीय सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए विश्व के अनेक आदिम समाजों का अध्ययन किया गया। उनमें मातृवंशीय परिवारों की अधिकता के कारण एक धारणा यह बनी कि प्रारंभ में मातृवंशीय परिवार रहे होंगे। स्पेंसर ने भी प्राणीशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत मानव समाज के उद्विकास पर लागू किया। टायलर भी उद्विकासीय क्रम में मातृसत्तात्मक परिवार को आदिमतम परिवार के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम लुईस मॉर्गन के विचारों पर चर्चा करेंगे। लुईस मॉर्गन ही एकमात्र आधुनिक लेखक है जिन्होंने मानव परिवार के उद्विकास को योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। यह योजना पूर्णतः वर्गात्मक संबंध व्यवस्था पर आधारित थी, जिसकी खोज मॉर्गन ने स्वयं की। उन्होंने परिवार के उद्विकास को 5 स्तरों में बांटा। वो कौन कौन से थे? पहला था समरक्त परिवार। इस अवस्था में यौन संबंध स्थापित करने के कोई सामाजिक नियम या प्रतिबंध नहीं थे और यहाँ तक कि भाई बहन में भी यौन संबंध हो जाते थे। इसकी पुष्टि के लिए आपने पॉलिनेशिया समाज में पाई जाने वाली संबंध व्यवस्था का उल्लेख किया। आपका मत था कि पॉलिनेशिया समाज अति प्राचीन है। पॉलिनेशियाई समाज में निश्चित अर्थ वाले शब्द कम है और प्रत्येक शब्द से कई संबंधों का बोध होता है।
वहाँ कई संबंधों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द संज्ञा पाई जाती है। पिता के भाई, माता के भाई तथा पिता की बहन में माता की बहन में शब्द संज्ञा की दृष्टि से कोई भेद नहीं पाया जाता। इस प्रकार से इनके संतानों में भी नाम भेद का अभाव है। इस आधार पर मॉर्गन की मान्यता है कि यह व्यवस्था एक ऐसे समाज के अवशेष के रूप में है जिसमें भाई बहनों में भी विवाह हो जाया करते थे। इसलिए इस व्यवस्था को आपने समृद्ध परिवार कहा और यह मानव समाज की आदिमतम अवस्था थी। दूसरा जो उन्होंने स्तर बताया वो था समूह परिवार। पुनर्लुअन परिवार से मॉर्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था। इसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति था तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी। इसकी पुष्टि के लिए मॉर्गन ने वर्गात्मक व्यवस्था से यह तर्क लिया है कि अधिकांशतः एक समूह का कोई पुरुष किसी एक पीढ़ी विशेष के अन्य समूह की सभी स्त्रियों के लिए वही शब्द संज्ञा काम में लाता था जो वह अपनी पत्नी के लिए प्रयुक्त करता था। इसी तरह से एक समूह की सारी स्त्रियां दूसरे समूह के सारे पुरुषों के प्रति जो उनकी समान पीढ़ी के हैं वही संबंध संज्ञा प्रयुक्त करती थी जो वे अपने पति के लिए करती हैं। ये संबंध संज्ञाएं भी उस सामाजिक व्यवस्था का ही अवशेष हैं जिसमें उन लोगों के बीच वास्तविक दाम्पत्य संबंध होते थे जिन्हें एक ही संबंध संज्ञा से पुकारा जाता था। तीसरा जो स्तर बताया उन्होंने परिवार का वो था सिंडेशमियन परिवार। इस अवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। जो चौथी अवस्था थी वो थी पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था। वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्री की तुलना में उसके अधिकार अधिक होते थे। और जो लास्ट अवस्था उन्होंने बताई पांचवी वो थी एक विवाह परिवार। उद्विकासीय क्रम में यह अंतिम स्तर है जो वर्तमान में अधिकांश समाजों में प्रचलित है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है और उसी से यौन संबंध रखता है। अब तक हमने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की, ये जो 5 सिद्धांतों की, उससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है, यद्यपि सभी में सत्य का कुछ अंश अवश्य है। परिवार की किसी एक समय विशेष में उत्पत्ति नहीं हुई है परंतु इसका विकास हुआ है। समय, स्थान एवं समाज की भिन्नता के कारण इसके अलग अलग रूप विकसित हुए। विभिन्न खोजों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मानव इतिहास में कभी ऐसा भी समय था जब परिवार नहीं था। मैकइवर पेज लिखते हैं कि परिवार की इस दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है कि मानव जीवन की कभी कोई ऐसी अवस्था थी जिसमें परिवार नहीं पाया जाता अथवा कोई दूसरी अवस्था ऐसी नहीं थी जिसमें परिवार का उदय हुआ। परिवार की उत्पत्ति में अनेक कारणों का योग रहा है। यौन इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों के लालन पालन व संतानोत्पत्ति की कामना आदि ने मानव को परिवार बसाकर रहने के लिए प्रेरित किया। मानव में भी सभी जीवों को की तरह यौन इच्छाएं जागृत होती हैं और उनको संतुष्ट परिवार में ही समाज द्वारा मान्य है। अपना नाम एवं वंश चलाने की इच्छा और वृद्धावस्था, बीमारी व संकट में सुरक्षा की भावना के कारण व्यक्ति में संतान पैदा करने की इच्छा जागृत हुई। मानव संतान लंबे समय तक असहाय होती है। उसके भरण पोषण, आर्थिक सुरक्षा एवं गर्भावस्था में स्त्री के संरक्षण की आवश्यकता, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने स्त्री पुरुष को परिवार में रहने को प्रोत्साहित किया। तो बच्चों, आज हमने परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा की। आप असाइनमेंट या होमवर्क के रूप में परिवार की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत हैं उनका विस्तृत वर्णन करेंगे। धन्यवाद।